कासगंज के ऐतिहासिक सरजमी पर तथागत बुद्ध को याद करते हुए आयोजित इस सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है, नमो बुद्धाय है। आज हमें पता चला कि ये कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा के आसपास हुआ करता था। इस बार चुनाव था, इसलिए वो कार्यक्रम थोड़ा देर से हुआ और मौसम आज आपका साथ दे रहा है इस कार्यक्रम का। आप सब सुबह से आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा बात न कहते हुए कुछ बातें जो आज के वक्त कही जानी चाहिए वो हम आपसे साझा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा देखिए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग किसी एक जाति के नहीं हैं। अभी हमारे बीच में पता चला है कि सांसद जी भी आएंगे, तो अगर देवेश शाक्य जी इस कार्यक्रम के अतिथि हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य इसके विशेष अतिथि हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उन्होंने बोलने के लिए बुलाया है। यही बहुजन एकता है, इसे अभी और मजबूत करना है। इसलिए मैं सबसे पहले आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब बात करेंगे हम तथागत बुद्ध की, जब बात करेंगे हम बुद्ध के विचार की, तो उनके विचार का मूल उद्देश्य ही जोड़ने का है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ करके, हर किसी के दुख दर्द को दूर करके एक खुशियों भरा समाज बने जिसमें सब मोहब्बत और प्यार से रहें। उस विचार का नाम तथागत बुद्ध है। इसलिए मेरे लिए बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है जो तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक बुद्ध के विचार जिंदा रहेंगे। वो अपने विचारों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि विचारधारा से बड़ा कुछ नहीं होता। और विचारों के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। और विचार क्या है? वो विचारधारा इंसान को इंसान से जोड़ने की विचारधारा, और इंसान को इंसान से जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये आयोजन हो रहा है। और मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हमारे बीच में आ गए हैं, और जब तक वो मंच पर आएंगे मैंने कितने लोगों का इलाज कर दिया, और जब से मैं मिला हूं मैं बहुत प्रभावित हूं। हमारे भाई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, आपका हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। और कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब समाज बीमार होता है तो समाज के डॉक्टर के पास जाता है। और आज भी इस देश की तमाम बीमारियों का इलाज करने वाले सबसे पुराने डॉक्टर में से एक डॉक्टर हैं तथागत बुद्ध, और वो आज भी हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योंकि बड़ा बीमार है हमारा समाज भाई। उसे जातियों में बांटा गया, उसे तमाम तरह की चीजों में बांटा गया, और आज भी वो बंटवारा देख रहे होंगे आप। तथागत बुद्ध को याद करने का मतलब है कि उस बीमारी को ठीक करने का एक प्रयास किया जाए। तो वैसे ही एक डॉक्टर हैं, और मैं चूंकि चुनाव के बाद हम लोग पहली बार हैं मंच पे मिले हैं, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक मंच है, ये तो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम जानते हैं
कि कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि जो लोगों की बीमारी दूर करे ऐसा ईमानदार डॉक्टर भी संसद में पहुंचे और वहां खड़े होकर तथागत बुद्ध की बात करे। इसलिए साजिश करके, धोखे से, छल से इन्हें चुनाव हराने का काम किया गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, धोखा देने वाले और छल करने वाले, साजिश करने वाले एक बार कामयाब हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा पर अडिग रहने वाले का रास्ता कभी नहीं रोक पाएंगे। इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैंने देखा चुनाव के बाद की एक वीडियो कि डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि देखो भाई, उनकी मदद करते रहेंगे, और उसके बाद भी इन्होंने वो काम किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और यही वो विचारधारा है जिसकी वजह से हमारा और डॉक्टर साहब और तमाम लोगों का रिश्ता बना हुआ है। वरना जाति देख करके तो हमारे यहाँ ब्याह शादी होता था, लेकिन जाति तोड़ करके विचारधारा का रिश्ता बनता है जो तमाम तरह के रिश्तों के ऊपर होता है। इसलिए मैं आज इस आयोजन के तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए एक अवसर दिया। डॉक्टर साहब का भी फोन आया कि आप आइएगा जरूर, और इन्होंने एक बात और कही कि आगे एक कार्यक्रम और करेंगे जिसमें वो बच्चियां जो पढ़ने में अच्छी हैं, जो शिक्षा में आगे जाना चाहती हैं, कलम और किताब के दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं, हम ऐसे बच्चे बच्चियों की मुफ्त में करके आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि कलम और किताब बचाने का नाम ही सामाजिक न्याय के विचार का नाम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम अपना नायक और मसीहा मानते हैं, और ये बात मैं खुलेआम पूरे देश में कहता रहा था। बहुत दिन तक तो कोशिश की गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई जान न पाए, एक ऐसे शख्स जो ये बात कहेंगे और पूरा डंके की चोट पर कहेंगे, भले ही कोई समय ऐसा हो कि ऐसे ऐसे लोग भी नेता बन जाएं जिनकी डिग्री का पता ही नहीं कि ओरिजिनल है कि फेक है। आगे बढ़े तो 32 डिग्रियां लेकर के भारत लौटे थे, और सारी की सारी ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा क्रांति का मसीहा मानते हैं। एक किस्सा मिलता है कि वो जब स्कूल से बाहर निकाले गए तो घर लौटकर अपनी मां से पूछा, तो मां ने कहा कि हम पढ़ नहीं सकते बच्चे, तुम हम अछूत लोग हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं शिक्षा हमें मिलेगी? उन्होंने कहा कि क्योंकि हम उस जाति में आते हैं जिस जाति को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। और बाल बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछ रहे हैं कि कहां लिखा है कि हमारी जाति के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी? मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि किसे शिक्षा मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। और वो बाल अंबेडकर कहते हैं किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है मां, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें जाति को देख करके किसी को शिक्षा और सम्मान न मिले, इंसान और इंसान को बराबर करके उसको शिक्षा और सम्मान मिले। उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और इसलिए इस मंच पर खड़े होकर हम अपनी विचारधारा को याद करते हैं। तो बहुत कोशिश हुई इस बात की कि डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद मिटा दिया जाए। कासगंज के लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की किताबों का पूरा संकलन कब छपा पता है? 1980 में। और भारत आजाद कब हो गया अंग्रेजों से? 1947। 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, लेकिन किताब नहीं छपी डॉक्टर अंबेडकर की, वरना लोग पढ़ लेंगे तो जानेंगे, और फिर हमारे साजिश कैसे कामयाब होगी कि हम इंसानों को गुलाम बनाए रख सकें। 1990 में आकर के इस देश में जब समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों का, अंबेडकरवादी पृष्ठभूमि के लोगों का जब केंद्र में सरकार बनी, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। लेकिन ये लोग समझते नहीं रहे कि भारत रत्न के मोहताज डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, वो अपनी कलम और किताब से, ज्ञान और शिक्षा से विश्व रत्न बन चुके थे, और वो मानवता के सबसे बड़े प्रतीक आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब मिटा नहीं पाए तो कोशिश किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का नेता बना दिया जाए।
बचपन में हम लोग तो, मैं जिस जाति में आता हूं उस जाति के लोगों को तो बचपन से शिक्षा नहीं मिले, और यह शिक्षा नहीं मिली कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। और जब कहीं कोई मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की दिखती थी तो कहा जाता था कि ये दलितों के नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है, भारत का संविधान। धीरे धीरे जब हमने शिक्षा ली, कलम और किताब पढ़ी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, दिल्ली विश्वविद्यालय तक गए, कल तक तो लगता था कि माँ बाप ने बहुत मुश्किल से खून पसीना एक करके हमें पढ़ाया है, उनके दम पर हम यहाँ हैं। लेकिन जब विचारधारा को जाना तो लगा कि जाने कितने लोगों के माँ बाप चाहते रहे होंगे, लेकिन अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कभी नहीं बन पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन, उसने हमें हक और अधिकार दिया, और तब वो डॉक्टर अंबेडकर को हम समझ पाए। तब हम समझ पाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों का उद्धार नहीं किया, दलितों का उद्धार तो किया। आज भी जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, जाति देख करके सड़क पर चलने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तालाब में पानी पशु पी सकता है, जानवर पी सकता है, इंसान नहीं पी सकता था। चौधार आंदोलन याद है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा, और जब आंदोलन करके लौट रहे थे तो उस बस्ती के लोगों ने हमला किया कि अरे ये शूद्र कैसे हमारे तालाब को अछूत कर दिया। जानवर पी सकता है लेकिन अछूत नहीं होगा। इंसान की जाति देख करके तुमने कहा कि ये सड़क पर चलेंगे कि नहीं, पानी पिएंगे कि नहीं। और वो लोग कौन थे? सच सच बताना, वो मुसलमान थे क्या? वो विदेशी थे क्या? अब समझ जाइए वो कौन लोग थे। वो वही लोग थे जो अयोध्या हारने के बाद गाली दे रहे थे। अब इशारा समझ जाओ, समझ गए ना? कोई बाहर से आया क्या? कल तक कहते हो आओ हिंदुओं एक हो जाओ, और जब हिंदुओं ने हिंदू को जिता दिया और भगवान के नाम पर व्यापार करने वालों को हरा दिया, तो बताओ उनको गाली दी गई कि नहीं दी गई? इशारे में कह रहा हूं, सब लोग समझ जाएंगे। अयोध्या हारे, श्रावस्ती हारे, तथागत बुद्ध की जन्म स्थली है, कर्म स्थली है। प्रयागराज हारे, रामटेक हारे, सब हारे। थोड़ा घोटाला और घपला न किए होते तो तीसरी बार शपथ नहीं हो पाती। ये बात हम गारंटी से कहना चाहते हैं। तो जरा जवाब दें वो लोग। एक चुनाव अगर कोई हार गया तो आप गाली दोगे? बताओ गाली दिया कि नहीं दिया? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले सामान्य सीट पर एक दलित समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया, और जब जनता ने उनको वोट देकर के जिता दिया तो बताओ कोई हारा तो घमंड और गुरूर हारा, अहंकार हारा, और जीता तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीता है। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों का नेता नहीं माना जाना चाहिए। किताब पढ़िए और गांव गांव लेके चलिए कि तथागत बुद्ध, आज तथागत बुद्ध को मानने वाले कौन लोग हैं सबसे ज्यादा? हम जानते हैं जब राजाओं का इतिहास याद किया जाता है तो राजाओं को याद किया जाता है कि प्रजा का शोषण किया होगा, लेकिन बुद्ध को मानने वाला एक राजा एक ऐसा भी हुआ इस भारत देश में जिसने जब तीन जगह हैं उसमें नाको, ताबो और काजा, 5000 फीट की ऊंचाई, वहां इंसान 8 महीने नहीं रह पाता। और वहां जाकर देखा तो हर एक घर के ऊपर पंचशील का झंडा फहरा रहा था, और 1200 साल पुरानी मोनेस्ट्री आज भी हिमालय की गोद में बैठी हुई है। और मैं वहां हो के आया हूं, कुछ दिन बाद आप मेरे YouTube चैनल पर देखिएगा। और मैं वहां गया तो देखा कि जहां इंसान के आने का रास्ता नहीं, वहां भी बुद्ध के विचार और पंचशील पहुंचे हुए हैं। ये विचारधारा की ताकत होती है जो किसी सरकार से नहीं चलती, क्योंकि विचारधारा ही इंसान को इंसान से जोड़ने वाली होती है, तो वो अपने आप आगे बढ़ती रहती है, भले ही कितनी बाधाएं और सीमाएं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं सम्राट अशोक को याद कर रहे हैं। आज भी कुछ फर्जी राष्ट्रवादी हैं आजकल सब,
फर्जी राष्ट्रवादी कहते हैं अखंड भारत बनाना है, समझ रहे हैं ना। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। राजा ऐसा होना चाहिए क्या? राजा तथागत बुद्ध के विचारों को मानने वाला सम्राट अशोक की तरह होना चाहिए, जिसने कहा कि अगर प्रजा दुखी होगी तो राजा राजा नहीं कहलाएगा, प्रजा के दुख को दूर करने वाला ही राजा होना चाहिए। इसलिए हम राजाओं के इतिहास में सम्राट अशोक को अपना एक नायक की तरह याद किया करते हैं, जिन्होंने प्रजा के दर्द का इल्म था। और आजकल के राजाओं को इतना फकीर भी रहेंगे, दिन में 5 बार ड्रेस बदलेंगे। बदलते हैं कि नहीं बदलते? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बोला था कि नहीं बोला था? आए तो पहले रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सरकारी जमीन बेच दी, सरकारी शिक्षा बेच दी, सरकारी रोजगार बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। हवाई जहाज वालों में कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। और हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया है। ऐसा बेचने वाला, मैं पिछले दिनों एक बौद्ध महोत्सव में गया, वहां एक हमारे ही बहुजन विचारधारा के गायक और गायिका आए, उन्होंने कहा आया देश विक्रेता, बेचने वाला आया, सब कुछ बेच दिया। और बेचते बेचते कहा हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी, झोला लेके चल देंगे, हमारे आपके बच्चों का क्या होगा, ये सवाल हमारा है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जब खड़े थे तो अंग्रेजों का शासन था उस समय, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना भाषण देते हुए क्या कहा कि सरकार का पैसा सरकार का नहीं होता, जनता का पैसा होता है। आपको पता है, आप जब एक माचिस की तीली भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप टैक्स नहीं देते। नौकरी तो वो भी नहीं करता है जो 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पर घूमता है, 800 करोड़ रुपए की गाड़ी, बंगला, कपड़ा और सब कुछ होने के बाद अगर वो फकीर हैं तो थोड़ा हम लोगों को भी फकीरी मिल जाती तो कितना अच्छा था। हम भी चाहते हैं 2-4 सेट कपड़ा बदल लें, और नौकरी कोई नहीं कर रहा है, सेवा करने आए भाई। तो सेवा करने का मतलब क्या है? जनता का पैसा है ना भाई। आप अगर एक माचिस की तीली भी खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। कोई आपको 5 किलो अनाज दे करके ही बोले कि हमने आपको नमक खिलाया है, तो उससे पूछिएगा कि अपने मामा के घर से ले आए थे क्या ये पैसा जिससे आप 5 किलो अनाज बांट रहे हैं? आप फूफा के घर से ले आए थे? नहीं ना, वो तो देश का पैसा है। और सरकार का मतलब ये होता है कि दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और महंगाई की बात करना। समाजवादी आंदोलनों का नारा हुआ करता था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इसी देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर कहा कि सरकार का काम है कि वो अपना पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करे, ताकि किसी के जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय ना हो कि किसी को अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? शिक्षा को महंगी कर रही है और बाकी चीजों को सस्ता कर रही है। बताओ, अगर मुफ्त में आपको 5 किलो अनाज मिले और दूसरी तरफ मुफ्त में शिक्षा मिले, तो बताओ आप कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे? अगर शिक्षा मिलेगी तो 50 किलो अनाज पैदा करने का हुनर पैदा हो जाएगा और आप कई लोगों को नौकरी बांटने का काम किया करेंगे। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, 5 किलो अनाज जब कोई अपने फूफा के घर से नहीं दे रहा तो उसको भी लेके रख लीजिएगा और बढ़िया से खाइए, क्योंकि वो भी हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है। वो आपका अनाज है, इसको लेके बढ़िया से रखिए, लेकिन कलम और किताब को जरूर बचाइए। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वालों, अगर आज पूरे देश में कोई एक चीज खतरे में है तो वो धर्म खतरे में नहीं है, किसी की जाति खतरे में नहीं है, किसी का रोजगार खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कलम और किताब खतरे में है। इसलिए असली खतरा जरूर पहचान लेना।
कलम और किताब बिक गई तो शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो तथागत बुद्ध को गुरु मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर 3 गुरु मानते थे। बताइए आप लोग को पता है कि नहीं? पहले गुरु तथागत बुद्ध, और दूसरे गुरु महात्मा कबीर, और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले। और तीनों से शिक्षा नहीं ली थी डॉक्टर अंबेडकर ने, पढ़े नहीं थे। जैसे अगर मैं खड़ा होकर कहूं कि मेरे अगर कोई राजनीतिक गुरु हैं तो तथागत बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, तो हम तो दोनों से नहीं मिले। लेकिन विचारधारा का रिश्ता ऐसा होता है कि वो न होकर के भी विचारों में आज हमारे साथ जिंदा हैं, और हम आप उन लोगों को याद कर रहे हैं। और मैं देखिए आपके बीच में भी अपनी बात रख ही रहा हूं। हमारे एटा के सांसद और हम सब के वैचारिक साथी आदरणीय देवेश शाक्य जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ अपने वैचारिक अगुए के ऐसे में बहुत लोग, मैं तो कह रहा था ना कि अभी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य साजिश के शिकार हुए, लेकिन विचारधारा का कोई एक व्यक्ति भी अगर सदन में खड़ा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके एटा के सांसद आदरणीय देवेश शाक्य जी जब सदन में खड़े होंगे तो मुझे यकीन है कि भारत का संविधान बदलने की बात करने वाले अपनी नजर चुराने लगेंगे, और बाबा साहब के विचारों की बात सदन में जरूर होगी। इसलिए मैं उनके अपने क्षेत्र के इस कार्यक्रम में खूब स्वागत करता हूं, और आपके अपने इलाके के हैं, आपके विचारधारा के साथी हैं एटा, इसलिए बहुत स्वागत है आदरणीय सांसद देवेश शाक्य जी आपका भी। बहुत बहुत तो एक बार फिर मैं चाहूंगा आपके अपने सांसद आदरणीय देवेश शाक्य जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। तो अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपने पूरे उफान पर है, और मैं जो बात, तो एक नया भारत कैसा होना चाहिए जिसमें इस देश के दलित ही केवल कहें नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नायक हैं, जिस दिन इस देश के पीडीए के लोग यानी पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग भी अपना सीना तान करके कहेंगे कि हाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भी नायक हैं, तब जाकर के एक बहुजन एकता बनेगी। और इसलिए हम इन आयोजकों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया है। तो बुद्ध के विचारों पर आज हमें अगर बात करनी होगी तो हम शिक्षा के बचाने की बात करेंगे। मैं आजमगढ़ में एक चरवाहा समाज में पैदा हुआ। मैं जानता हूं कि पीढ़ियां गुजर गई लोगों की, कोई हाथ से श्रम करने वाले लोग जिन्होंने इस धरती को रहने लायक बनाया, जब ये देश आजाद हुआ तो उनको सम्मान नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिला, उनको अपमान मिला, जैसे अपमान मिला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। मैं एक जगह गया हूं और वहां पर जाकर के मैंने देखा, गुजरात में एक जगह है वडोदरा, वहां एक जगह का नाम है सयाजी बाग, और सयाजी बाग में एक जगह है जिसका नाम है संकल्प भूमि। डॉक्टर अंबेडकर जब लौट करके आए, और डॉक्टर अंबेडकर लौट करके आने के बाद नौकरी करने गए तो चपरासी उनको फाइल फेंक करके दिया करता था। अपमान हुआ, और जब अपमान की अति हो गई तो वो लौट करके वापस जाना चाह रहे थे कि अब ये नौकरी नहीं करूंगा। तो सयाजी बाग में खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक संकल्प लिया कि 32 डिग्रियां और सारी ओरिजिनल डिग्रियां लेकर लौटने के बाद अगर मेरे साथ जाति के नाम पर अपमान अगर नहीं कम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिला मंडल कमीशन, उसमें अनुच्छेद 15(4)
अनुच्छेद 16(4) और उसके बाद अनुच्छेद 340 इसका प्रावधान करके ओबीसी समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी रास्ता खोला था। 1948 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ बैकवर्ड क्लासेस लीग का और भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अगर ओबीसी समाज के लोगों ने किसी को बनाया तो उनका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वहां पर उन्होंने भाषण दिया कि ओबीसी समाज के लोगों, सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार तो आपके साथ हो रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा है। अहिर, कुर्मी, कोयरी, पासी, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, तमाम जातियां जो हाथ से मेहनत करती हैं, उन्होंने हाथ से मेहनत करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और बताओ, जब देश में विश्वविद्यालय बने तो इन विश्वविद्यालयों में उनको प्रोफेसर और वाइस चांसलर नहीं बनाया गया। 2019 में मैंने आरटीआई लगाई, पता चला कि 2018 तक इस देश के 596 कुलपति थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में, और 6 वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट, 6 वाइस चांसलर शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी के थे और 550 लोग एक ही तबके के थे। बताइए, सबके विश्वविद्यालय वो बनेंगे क्या? आज 2022-23 में जाकर के अगर आप देश के 48-52 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पता लगाइए, उनमें वाइस चांसलर कौन है? और आजकल तो उनका सब कहते हैं परिवारवादी। एगो परिवार है इनका नागपुर वाला, समझ रहे हैं ना? नाम नहीं लेंगे हम इशारे में, लेकिन सबको समझदार को इशारा काफी। और नागपुर वाला परिवार तय करता है कि वाइस चांसलर कौन होगा। बताइए, प्रोफेसर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, जज कौन बनेगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसलिए हम यहां पर खड़े होकर के अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। और समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिलाने का वक्त आ गया है। अगर एक जाति के लोग आपसे कहें कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए क्या किया है, तो जाकर उनको इतिहास पढ़ाइएगा कि जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया बाबा साहब अंबेडकर ने तो 3 कारण बताए थे। पहला कारण था हिंदू कोड बिल का लागू न किया जाना, और दूसरा कारण बताया था कि आर्टिकल 340 के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए जो आयोग बनाया जाना था वो नहीं बनाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी का हित साधने के लिए और हिंदू कोड बिल में महिलाओं का हित साधने के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर दलितों के भी उतने हैं जितने ओबीसी के हैं, जितने महिलाओं के हैं, जितने किसानों के हैं, जितने नौजवानों के हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता हैं, पूरे मानवता के नेता हैं। इसलिए हम आज खड़े होकर उनको याद करना चाहते हैं। लोग झूठ बोल करके आपको आपस में लड़ाने आए। 1956 का वक्त था, बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया चलाना चाहते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद का नारा लगा करके समाजवादी आंदोलन को बुलंद कर रहे थे। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। बताइए, ओबीसी समाज के लिए 100 में 60 का नारा दिया था कि नहीं दिया था? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1956 में पत्र लिख रहे थे एक दूसरे को। डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि अब समय आ गया है समाजवाद और अंबेडकरवाद को एक करके हम सबको विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहमत होते हुए पत्र लिखते हैं कि हम आपकी बात से सहमत हैं, और दोनों ने मजबूती से एक होकर के आगे लड़ाई ले चलने का काम करना किया था। और तब समाजवादी आंदोलन का नारा हुआ करता था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इज्जत और रोटी का समाजवाद का आंदोलन हुआ करता था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को बनाने के साथ सम्मान से जीने का हक सिखाया। डॉक्टर अंबेडकर का एक वाक्य मुझे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रिय है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। शेर की तरह 1 साल जीना बहुत है, गीदड़ की तरह 100 साल जीने की उम्र को जीवन नहीं कहते। तो शान और शौकत से जीना, और शान और शौकत से जीने का तकाजा यह था कि जो आप डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया मिलकर पूरा करना चाह रहे थे,
1956 में 6 दिसंबर को कुदरत ने हमसे बाबा साहब अम्बेडकर को छीन लिया और उसके बाद वो सफर अधूरा रह गया। उसके बाद एक कोशिश हुई जब उत्तर भारत में मिले मुलायम कांशीराम। आप समझ गए ना, उसके आगे बात कहने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने समाजवाद और अंबेडकरवाद को फिर से जोड़ा, एक किया। और बताओ, जैसे इस बार हमारे आदरणीय सांसद जी भी लोग आ गए हैं और ये सब लोगों को मैं एक बात कहता हूं, ये पीडीए वाले सांसद हैं। तीसरी कोशिश 2019 में हुई जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। इतनी बात तो राजनीतिक हो सकती है ना, बिना राजनीति के कोई विचार ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, ये बात मेरा मानना है। अगर आपको तथागत बुद्ध के विचारों को आगे ले जाना है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उन लोगों को कुर्सी पर बैठाना होगा जिनके दिल में डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध होंगे, तब इनके विचार आगे बढ़ पाएंगे। वरना संविधान को माथे से वो भी लगा रहा है जो फर्जी ओबीसी बना हुआ बैठा है। समझ गए ना, संविधान पे माथा झुकाएंगे और खड़े होकर कहेंगे कि संविधान बहुत पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। बताओ, संविधान बदलने की बात करने का काम उन्होंने किया कि नहीं? तो जो सपना डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा 1956 में, जो सपना मुलायम सिंह यादव जी ने और मान्यवर कांशीराम ने देखा 1993 में, और जो सपना 2019 में देखा गया था, मैं यहां से बधाई देता हूं। 2024 में संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पर पीडीए वालों को इतना बहुमत मिला है कि वो दिल्ली की सरकार पे खड़े होकर के संविधान बदलने वालों को रोक सकते हैं। और देश को अंधेरे में जाने से रोका है अगर किसी ने, तो यूपी की जनता ने 37 सीटें जिताकर आपको रोका है। और अगर मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ये सीटें आप न जीते होते तो दिल्ली में बैठे लोग 2025 तक इस देश के संविधान को बदलने की तैयारी कर चुके थे। अब आजकल तो नींद नहीं आ रही है, कभी नीट का पेपर लीक हो गया, कभी नेट का पेपर लीक हो गया, कभी ट्रेन का संभाले नहीं संभल रहा है। कल तक कहते थे अब की बार फलाने की सरकार, और अब की बैसाखी दुद्दुठो मिल गई है, कितने दिन चलेगी? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर के केवल एक दो बात कहकर आपसे विदा लूंगा। हमारे जैसे लोगों को आपने क्यों बुलाया? हम तो भाई आज की तारीख में न सांसद है न विधायक। एक तो छोटी सी नौकरी हमको मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये जालिम जो दिल्ली में बैठे उनको हमारी नौकरी बर्दाश्त नहीं हुई और 14 साल बाद हमसे हमारी नौकरी छीन ली। प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले गुलाम बनना होगा। और हमने ये तय किया कि चाहे नौकरी रहे या जाए, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले ने गुलामी तो नहीं सिखाई, इसलिए तुम्हारी विचारधारा की गुलामी हम नहीं करने वाले। और उनको लगा था कि नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा, खामोश हो जाएगा, बोलेगा नहीं। तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बाबा साहब अंबेडकर भी अगर अपनी नौकरी बचाते तो 4-4 बच्चे उनके कम उम्र में कुर्बान नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। डॉक्टर अंबेडकर अपना परिवार बचाते तो उनकी पत्नी पहले कम उम्र में गुजर नहीं जाती। विदेश से चिट्ठी लिखी है माता रमाई को डॉक्टर अंबेडकर ने कि रमाई अगर तुम न होती तो मैं अपने जीवन में कोई काम न कर पाता। जिन्होंने भी समाज के लिए कुछ किया उनका परिवार बहुत बहुत ज्यादा नुकसान झेला, उनके परिवार के बच्चे कुर्बान हुए। एक बार बाबा साहब अंबेडकर से मिलने एक विदेश का पत्रकार आया और आधी रात को जब मिलने पहुंचा तो बाबा साहब अंबेडकर जाग कर कुछ लिख रहे थे। उस पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। सुन्ना एटा और कासगंज के लोगों, ये पैगाम हमारे ऊपर कर्जा किसका है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज अभी भी सो रहा है। उस सोते हुए समाज को जगाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और आज
2024 में जिनको सरकार मिली वो चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बदल दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे देश को निजी हाथों में बेच दिया। न सरकारी शिक्षा रहेगी, न सरकारी रोजगार रहेगा, तो बताइए आरक्षण आप लेंगे कहां? और जब आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, कलम और किताब नहीं पकड़ेंगे, तो आपके बच्चों को मूर्खों के एक भीड़ के रूप में तैयार करके हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा में इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ, ये धर्म के नाम पर झगड़ा क्या हमारा झगड़ा है क्या? हमारा कोई धर्म के नाम पर झगड़ा है क्या? हम सब एक हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और वो संविधान की किताब सबसे ऊपर होनी चाहिए। और अगर आज हमारे बच्चों को केवल धर्म के नाम पर दंगाई बनाना चाहते हो, नहीं, हम तुम्हें दंगाई नहीं बनाने देंगे। हम सब एक साथ मिल करके रहेंगे, और उन लोगों को जरूर हम सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लेते हैं जिनसे पूछो कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, आपको कहेंगे ट्रिपल तलाक, आप कहेंगे 15 लाख, तो फलाने कहेंगे 100 स्मार्ट सिटी। आप पूछोगे कि काला धन, तो वो कहेंगे कश्मीर। आप कहोगे हमारे बच्चे का शिक्षा कहां गई, तो वो कहेंगे मंदिर वहां बनवा दिया। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर जिसे अपना गुरु मानते थे और हमारे नायक महात्मा कबीर ने लिखा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और आप जिसके लिए कुर्सी मिले वो काम तो कर नहीं पाए। रोज हिंदू मुसलमान, रोज हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नहीं भाई, हमें हमारा हक दो। हम महात्मा कबीर को मानने वाले हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। और ये सब भगवान को भी कहते हैं कि हम लाए हैं। बताइए, अब की पीडीए वालों ने अयोध्या से पैगाम दे दिया कि भगवान भी इन सबों से नाराज हो गए। नाराज है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और इस तरह के कार्यक्रम होना गांव-गांव क्यों जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां महात्मा कबीर को पढ़ना सीखें कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ये बात कहने वाले हमारे पुरखे कौन थे? महात्मा कबीर थे, महात्मा रविदास थे, गुरु नानक थे, चोखा मेला थे, बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे महापुरुषों का विचार आपको अगली पीढ़ी के बच्चों को देना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, महात्मा फूले की गुलामगिरी को पढ़ना पड़ेगा, और तथागत बुद्ध के विचारों को जीना पड़ेगा। अमेरिका में फलाने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं, और भारत में आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ ही युद्ध छेड़े हुए हैं। बताइए, पहचान गए कि नहीं फलाने का नाम? पहचान गए ना? विदेश में उनको बुद्ध याद आता है, और यहां बुद्ध ने कहा अहिंसा। बुद्ध का मतलब है सत्य, और झूठा आदमी अगर रोज बुद्ध बुद्ध करेगा तो बुद्ध खुश होंगे? इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एक ही नाम आएगा, और नाम लेने की जरूरत नहीं। इस मंच से अगर नाम लिया जाएगा तो तथागत बुद्ध का लिया जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर का लिया जाएगा। बाकी लोगों को हम उस लायक ही नहीं समझते कि उनका नाम हम इतने बड़े मंच से लें। लेकिन बोलना पड़ता है इसलिए ताकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारा समाज धोखा में ना आ जाए, हमारा समाज जाल में ना फंस जाए उन लोगों के। इसलिए कलम और किताब बचाने के लिए एकजुट हो जाना मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों। अब जाति का समय नहीं रहा, जाति तोड़ करके अब सब लोग एकजुट हो जाइए और विचारधारा के नाम पे तथागत बुद्ध के सपनों का भारत बनाइए, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बने, डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत बने, बीपी मंडल के सपनों का भारत बने, मानवर कांशीराम के सपनों का भारत बने, और एक समाजवादी भारत बने जिसमें नारा लगा करता था कि
पिछड़े पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ। और ये आखिरी नारा कह के अब विदा लूंगा। उस नारे को हमारे सामाजिक न्याय के लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा। सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार सीधी लड़ाई कलम और किताब को बचाने की है, शिक्षा बचाने की है। हम तो ऐसे लोगों के मंच पर खड़े हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक जब सरकार रही, आप कभी लखनऊ से नोएडा तक चले जाइए, सामंती लोगों की छाती पर खड़े होकर लखनऊ से नोएडा तक तथागत बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले की मूर्तियां बनी तो हमारे लोगों की सरकार में बनी। और लैपटॉप बांट करके शिक्षा का काम करने का काम हुआ तो भी हमारे लोगों की सरकार में काम हुआ। उनकी सरकार 7 साल से है, पूछिएगा एक को ईंटा रखवाए हैं क्या, कोई चीज नहीं बनवाई है क्या? इसलिए जरा इशारे में एक असली बात भी समझिएगा। हमारी जब हमारे घर का झगड़ा, उसका फायदा दूसरे लोग उठा ले गए। एक बंदर देखा कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, तराजू लेकर पहुंच गया, कहा कि हम न्याय करेंगे। तो तराजू पे रोटी रख दी, तो एक तरफ ज्यादा रोटी रख दी तो इधर का तोड़ के खा लिया, तो इधर ज्यादा हो गई तो इधर का तोड़ के खा लिया, फिर इधर ज्यादा हो गई तो इधर से तोड़ के खा लिया, फिर इधर ज्यादा हो गई तो इधर से तोड़ के खा लिया। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी खा गया और तराजू लेके जाने लगा, कहा देखो हमने कितना अच्छा न्याय किया है, जितने भूखे तुम हो उतने ही भूखे वो है, और दोनों भूखे ही रह गए और बीच वाला वो सारी रोटी खा करके चला गया। समझदार को इशारा काफी है कि नहीं? हमारे झगड़े में हमारा नुकसान हुआ, हमें एक होना होगा। हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई जाति की भी नहीं है। कुछ लोग जाति तोड़ करके अगर हम समाज को जोड़ पाएंगे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक लेख है, घर जाकर के पढ़िएगा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बाबा साहब अंबेडकर की एक किताब पढ़िएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। आपको देखेगा कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया हमारे विचारधारा के लोग कैसे हैं। और झूठे लोगों के चक्रव्यूह से बचे रहिएगा। आजकल झूठा बहरूपिया सब बहुत घूम रहा है। हमारे गांव में पहले सांसद जी आता था जादू दिखाने वाला, तो मिट्टी से ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ के पैसा बना देता था। हमारे पिताजी कॉमरेड थे, उसका हाथ पकड़ के कहे कि अगर तुम धूल से पैसा बना सकते हो तो जाते समय 10-10 रुपया 5-5 रुपया भीख काहे मांगते हो? पैसा बनाओ, आधा अपने रखना, आधा हमको भी दे देना। वो अपना झोला उला लेके भाग गया। आजकल भी कुछ ऐसे जादूगार हैं जो कहते हैं झोला लेके चल दूंगा। समझ रहे हैं ना? झोले में अपने बच्चों की शिक्षा मत जाने दीजिए। एक बार जंगल में क्या हुआ, एक आखिरी किस्सा सुना के अब। एक बार जंगल में क्या हुआ कि एक बाघ और गधा में झगड़ा हो गया। गधा बोला कि घास काले रंग की है, बाघ बोला कि नहीं घास तो हरे रंग की होती है। गधा बोला अरे नहीं पागल, घास काले रंग की है। उन्होंने बाघ ने कहा कि नहीं भाई घास तो हरी है। उसने कहा चलो फैसला होगा राजा के पास। राजा के पास पहुंचे तो बाघ बोला कि गधा जो है कितना बड़ा गधा है, कह रहा है घास काले रंग की है और आप ही फैसला कीजिए। तो गधा बोला कि नहीं साहब घास तो काले ही रंग की है, हरे रंग की नहीं है। शेर ने सजा सुनाई, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से बाहर निकाला जाता है। गधा चारों टांग पे नाचता हुआ खुश होके गया कि आज हमारा कितना अच्छा दिन है, हम सही हुए और बाघ को सजा मिल गई। थोड़ी देर बाद बाघ शेर से बोला कि हुजूर ये कैसा जुल्म है, आप भी देख रहे हैं कि घास हरे रंग की है और आपने गधे के हक में फैसला सुना दिया और हमें ही गुनहगार बना दिया। ध्यान से सुनना एटा कासगंज के लोगों, इस कहानी का पैगाम ही मेरा आखिरी पैगाम है। शेर ने कहा
कि मुझे पता है कि घास हरे रंग की है, तुम्हें सजा इस बात की नहीं है कि तुम गलत हो, तुम्हें तो सजा इस बात की मिल रही है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस कर रहे हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? आजकल भी सब आएंगे और आपसे कहेंगे फला खतरे में, ये खतरे में, आओ एकजुट हो जाओ। आप खड़े होकर कहना मेरे बच्चे का स्कूल खतरे में है, मेरे बच्चे की कलम खतरे में है, मेरे बच्चे का रोजगार खतरे में है, अगर उसे बचाना है तब एकजुट होना, बाकी सब कोई खतरा नहीं है। अगर धर्म खतरे में है तो एक गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है, हजारों करोड़ रुपया कमा रहा है, और हमारे बच्चों को कहते हो धर्म खतरे में। नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं। अगर खतरे में है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। इसलिए संकल्प लेना, तथागत बुद्ध को याद करने वालों, मानने वालों, तथागत बुद्ध को हमारे देश में फिर से अगर किसी ने वापस हमारे बीच में वो खड़ा किया तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था हिंदू पैदा हुआ क्योंकि मेरे वश में नहीं था, हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने सब छोड़ करके बुद्धिज्म का रास्ता अपना लिया था। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि विचारधारा के नाम पर एकजुट हो जाइएगा। बताइए एकजुट होंगे कि नहीं होंगे? एकजुट होंगे कि नहीं होंगे? और एकजुट होकर के विचारधारा के नाम पर कलम और किताब बचाने के लिए मैं ये डॉक्टर नवल किशोर शाक्य बैठे हुए, मैं फिर से इनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि आदरणीय देवेश शाक्य जी बैठे हुए हैं सदन में। जब भी इन लोगों को मौका मिलेगा, नवल जी को नहीं मिल पाया, साजिश के शिकार हुए, लेकिन नवल जी ने उस दिन जिस दिन कहा मुझसे कि मैं अपने पूरे इलाके के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम करने जा रहा हूं, आप आइएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि शिक्षा वाले उस कार्यक्रम में मैं सब कुछ छोड़ करके आपके बीच में आऊंगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, और अगर इस बार आपने 37 सीटों पर उन्हें रोका न होता तो देश अंधेरे में जा रहा था साहब, उसे कोई बचा नहीं सकता था। यह बात मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। और अगर उसे अंधेरे में जाने से किसी ने बचाया है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने बचाया है, और समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के पीडीए ने बचाया है। इसलिए एकजुट हो जाइए। आपस की लड़ाई का फायदा हमें नहीं होता, दूसरे को ही होता है। इसलिए हमारे जैसे लोग आपके बीच में आते रहेंगे। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, मेरे पास तो आजकल कुछ भी नहीं, लेकिन जब मुझसे ये कहा गया कि तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे तो हमने कहा छीन लेना, लेकिन हमारे दिल से तथागत बुद्ध का विचार कैसे छीनोगे, डॉक्टर अंबेडकर का सपना कैसे छीनोगे, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद कैसे छीनोगे। इसलिए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरे इलाके में शिक्षा के कार्यक्रम आप चलाइए। अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों के जीवनी से परिचय कराइए, कलम किताब हाथ में लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, कोई आपके बीच में लड़ाने आए तो आपस में लड़िएगा मत। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, दलित पिछड़े के नाम पर लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम किताब बचाने की है, समाजवाद और अंबेडकरवाद को बचाने की है, तथागत बुद्ध के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने की है। इस लड़ाई को हम जिंदा रखेंगे। किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उसका हिसाब होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसे उम्मीद के साथ तथागत बुद्ध के विचारों के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के लिए, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद के लिए, मान्यवर कांशी राम और रफीकुल मुल्क आदरणीय नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए, महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए आपके बीच में हम ऐसे ही आते रहेंगे और विचारधारा के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और उन ताकतों को जो अपने मन में आज भी जाति का जहर रखे हुए हैं, सामंती सोच को रखे हुए हैं, उनको कमजोर करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा तथागत बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल।